समययान। कंप्यूटरीकृत हॉलनुमा प्रयोगशाला के एक कोने में दो जोड़ी आंखें लगातार एक स्क्रीन पर जमी हुई थीं। उस सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित शक्ति अपने बराबर में स्थित एक सतरंगे ग्लोबनुमा मशीन की जांच करने में व्यस्त थी। देखा विजय, हम जीत गए। समय की अबाध गति पर हमारे समययान ने विजय हासिल कर ली। अब हम समय की सीमा को चीरकर किसी भी काल, किसी भी समय में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। मुबारक हो सर, आज आपकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई। आपका यह आविष्कार निसंदेह मानव कल्याण में उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद विजय, पर यह मत भूलो कि इस महान सफलता में तुम्हारा भी बराबर का योगदान है। यह तो आपका बड़प्पन है सर, वरना मैं क्या और मेरा। एक बार फिर प्रोफेसर यासीन अपने सहयोगी विजय के साथ अपनी यात्रा की तैयारी में व्यस्त हो गए। वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर ने एक विशेष प्रकार की स्वनिर्मित पोशाक ली थी। अब वे किसी अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे, जो किसी नवीन ग्रह की खोज में अनंत आकाश गंगा में प्रवेश करने वाला हो। अंदर पहुंचते ही उन्होंने कंप्यूटर को चालू कर दिया। आहिस्ता से समययान धरती से आधा फीट की ऊंचाई पर उठा। उसका सतरंगा आवरण तेजी से घूमने लगा। सतरंगी पट्टियां धीरे धीरे मिलकर सफेद हुईं और फिर अदृश्य। कंप्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित समय चक्र 2500 ईस्वी पर पहुंचकर थम गया। प्रोफेसर ने कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाई। शाम के 5:25:40 उन्होंने कंप्यूटर को बंद किया और उत्साह भरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ चले। मगर यह क्या, बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी, अंगारों की तरह दहकती हुई रेत। आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी दृष्टि जाती रेत ही रेत नजर आती। पेड़ पौधे तो दूर, हरी घास का भी कहीं कोई नामो निशान तक नहीं। फेस मास्क पहनने के बाद वे अपनी बूढ़ी किंतु अनुभवी नजरों से दूर क्षितिज के पास कुछ तलाशने लगे। अचानक उन्हें एक चमकती हुई चीज सामने नजर आई। वह वस्तु उड़न तश्तरी की भांति आसमान से उतरी और धूल के बवंडर को चीरती हुई धरती में समा गई। वे तेजी से उस स्थान की ओर चल पड़े। लक्ष्य पर टिकी निगाहें अचानक बीच में उभर आई पारदर्शी कांच की दीवार देख नहीं पाईं और प्रोफेसर उससे टकरा गए। अत्यधिक श्रम से थक चुका उनका शरीर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रोफेसर यासीन जब तक कुछ समझते कांच के पारदर्शी केबिन में घिर चुके थे। सूर्य की तपन के कारण बाहर लपटें सी उठती हुई प्रतीत हो रही थीं। उन्हीं लपटों के बीच दूर खड़ा था समययान, जिसे प्रोफेसर बेबस निगाहों से देखे जा रहे थे। तभी केबिन में चारों ओर से लाल प्रकाश फूटने लगा। प्रोफेसर यासीन भी उस लाली में ऐसे समाये कि वे स्वयं ही लाल हो गए। वह लाली जब छंटी तो उन्होंने स्वयं को एक जेलनुमा पिंजरे के अंदर पाया। सहसा पिंजरे के बाहर एक आदमकद रोबो प्रकट हुआ। उसने प्रोफेसर की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। लाल प्रकाश की एक तेज धार प्रोफेसर पर पड़ी और वे पुनः किसी अन्य स्थान के लिए ट्रांसमिट कर दिए गए। अगले दृश्य जगत में पहुंचते ही प्रोफेसर यासीन जीवित व्यक्तियों को देखकर जोर से चीखे। क्या आपके यहाँ मेहमानों का इसी प्रकार से स्वागत किया जाता है? देखने में वह स्थान किसी न्यायालय के समान प्रतीत हो रहा था। कौन मेहमान प्रोफेसर यासीन? वकील के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रोफेसर हैरान रह गए। वे अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए बोले, मैं और कौन? आप। वकील को मुस्कुराता देख प्रोफेसर चिड़चिड़ा गए। मैं आपके पूर्वज की हैसियत से सन 1900 से आप लोगों के लिए दोस्ती का पैगाम लाया हूं, तो क्या मैं आप लोगों का मेहमान नहीं हुआ? आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी। आज हम लोग उन्हीं कब्रों में जीने के लिए मजबूर हैं। क्या यही है आपकी दोस्ती का तोहफा? मैं कुछ समझा नहीं। इस समय आप जिस अदालत में खड़े हैं वह जमीन से 10 फीट नीचे की सतह पर बनी हुई है। प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। आज पृथ्वी पर वृक्षों का नामो निशान मिट चुका है। ओजोन की छतरी विलीन हो चुकी है। समुद्रों का जल स्तर बेतहाशा बढ़ गया है
और आंधी तूफान तो धरती की ऊपरी सतह पर मानो रोज की बात है। ये सब पर्यावरण के छेड़छाड़ और वृक्षों के विनाश का परिणाम है। आज हम लोग ना ज्यादा हंस सकते हैं और ना ज्यादा बोल सकते हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे हम जिंदा तो हैं, पर एक मशीन बनकर रह गए हैं। और हमारी इस जिंदगी के जिम्मेदार आप हैं, आपके समकालीन लोग हैं। आप अपराधी हैं, अपराधी। आपको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मानवीय अधिकारों की रक्षक यह अदालत मुल्जिम को अपराधी मानते हुए उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। प्रोफेसर कोई प्रतिवाद न कर सके। जल्लाद रूपी रोबो के शरीर से निकली लाल किरणों ने प्रोफेसर को अंतिम बार ट्रांसमिट किया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्वयं को ब्लैक होल की संवृत कक्षा में घूमते हुए पाया, जिसकी परिधि धीरे धीरे कम होते हुए उसके केंद्र की ओर जाती थी। शरीर को अणुओं परमाणुओं के रूप में विघटित कर देने वाले भावी विस्फोट के बारे में सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल गई। डर के कारण उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थीं। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो नहीं वहां अंतरिक्ष था और न ही ब्लैक होल। वे अपनी प्रयोगशाला में आराम कुर्सी पर बैठे थे। उसी कुर्सी पर बैठे बैठे ही वे स्वप्न देख रहे थे। सर, समय चक्र की रूपरेखा तैयार हो गई है, आप आकर देख लीजिए। नहीं विजय, अभी हमें समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है, अन्यथा सारा संसार जीते जी कब्र में दफन हो जाएगा।